वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए गाइस, आज हम लोग मिलकर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप किए, इवन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो थे वो भी सॉल्व किए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने दोनों चैप्टर पढ़ लिए होंगे बढ़िया तरीके से। अब हम लोग जंप करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होने वाली है एक नए चैप्टर से। सो एज यू कैन सी, क्लास 12 में हमारा चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट। तो दिस इज नेम ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, जिसका मतलब क्या है आइए ब्रीफ में समझ लेते हैं। चैप्टर का मतलब ये है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ बदलाव आता है, अगर पार्टनर्स हैं, 2 या 3 पार्टनर्स हैं जो एक फर्म चला रहे हैं, तो उन्हीं के बीच में प्रॉफिट को कितना कितना बांटना है उसका एक रेशो रहता है। डिसाइड करके रखते हैं वो लोग कि भाई बराबर बांटेंगे या कुछ कम ज्यादा रेशो में बांटेंगे, तो एक रेशो डिसाइडेड रहता है। तो यदि उसको चेंज करना चाहते हैं, अब जरूरी नहीं है कि जो एक बार रेशो डिसाइड किया हमेशा वही रहेगा, है ना। कई बार चेंज होता है, कारण होते हैं इसके भी कि चेंज क्यों करेंगे, उसके भी कुछ कारण होते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी इस पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। तो कुछ कारणों की वजह से प्रॉफिट जिस रेशो में बांटना है उस रेशो में चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस किसके बीच में आ रहे हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स हैं जो मिलके पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हैं, उन पार्टनर्स में यदि प्रॉफिट को जिस रेशो में बांटना है उस पर्टिकुलर रेशो में यदि कुछ बदलाव आता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं ऑलरेडी जो आपकी फर्म को बिजनेस को रन कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये चैप्टर का आपका बेसिक मतलब हो गया। आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में जो टॉपिक कवर करेंगे बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में जो भी चीजें हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड एवरीथिंग, सारी चीजों का पूरा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। और फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। मैं आपको समझाऊंगी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या चीजें हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को भी आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। क्लियर? तो ये आज हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें, शैल वी स्टार्ट दी क्लास। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, तो जल्दी से करिए, फिर हम शुरू करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले बेटा थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या है। देखिए, तो शुरू हम कहां से करेंगे? बहुत स्टार्टिंग से ही, पार्टनर से। तो पार्टनर कौन होते हैं? 2 या 3 इंडिविजुअल्स जो मिल करके बिजनेस को चला रहे हैं, जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बांट रहे हैं। दिस इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स, और जिस बिजनेस को वो चला रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म हम उसे कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन होना मतलब, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इस तरीके से समझने की इसको कोशिश करें कि यदि मान लीजिए ये 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर्स हैं, ये जिस बिजनेस को चला रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म है और ये एक प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस को चला रहे हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि ये तीनों पार्टनर्स हैं तो इनके बीच में एक होता है एग्रीमेंट, राइट। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। याद है? विल यू एबल टू रिमाइंड? राइट, इसको हम क्या कहते हैं? जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है बेटा, उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। जो एग्रीमेंट होता है तीनों पार्टनर्स में, या जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप डीड होती है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एज इट इज ही रहे,
है ना। जरूरी नहीं है कि इस पार्टनरशिप डीड में जो भी चीजें लिखी हैं वो हर बार सेम रहे, कई बार बदलाव भी आते हैं, चेंजेस भी होते हैं। वो चेंजेस आपके रेशो में हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज हो रहा है या किसी भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में कोई भी बदलाव आ रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में या इस पार्टनरशिप डीड में जब भी कोई किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो बेटा उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में कुछ बदलाव ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन आपका लिखा है, हम इसको मिलके रीड करते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, क्या लिखा है बेटा? कि जब भी कभी कोई चेंज आता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब देखिए ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली पार्टनर्स के बीच में, ये क्या बता रहा है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही तो बता रहा है कि भैया प्रॉफिट कितना बांटना है, कैपिटल कितनी लानी है, इंटरेस्ट कितना लगेगा, ड्रॉइंग कौन कितनी करेगा, ये सारी चीजें क्या है? ये एक इकोनॉमिक रिलेशन है, पैसों से रिलेटेड, प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड, तो ये एक इकोनॉमिक रिलेशन है। तो जब भी इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो पार्टनर्स के बीच में है, इसमें यदि कोई भी बदलाव आ रहा है, ठीक है, कोई भी बदलाव आ रहा है तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट है उसमें यदि कोई भी चेंज आ रहा है, उस एग्रीमेंट में बदलाव आ रहा है, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो हम उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। की फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब समझ जाना कि फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब कि पार्टनर्स में जो एग्रीमेंट है या जो पार्टनरशिप डीड है उसमें बदलाव, उसमें चेंजेस, कोई भी चेंज हो सकता है वो, ठीक है। आगे देखिए, टू रीस्टेट एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एक और छोटी सी डेफिनेशन है कि यदि कोई भी बदलाव आ रहा है, जो आपका एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें यदि बेटा कोई भी बदलाव आता है पार्टनरशिप में, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। समझ गए? समझ गए? बहुत स्टूडेंट्स इस वर्ड को कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको क्या समझते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब फर्म का बंद होना, राइट। बेटा फर्म का बंद नहीं होना है, फर्म आपकी नहीं बंद हो रही है, बल्कि आपका जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है। पार्टनर तो रहेंगे भैया, ठीक है, पार्टनर रहेंगे, बस उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। सो दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? अब आगे देखिए, A firm is reconstituted on, तो बेटा कब फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कब एग्रीमेंट में चेंज आता है, कब आता है? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन लिखी हुई है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो मैंने क्या बोला, मान लो पहले इनके बीच का एग्रीमेंट था कि प्रॉफिट को हम बराबर बांटेंगे। अब इनने सोचा नहीं यार, इन्होंने सोचा कि क्योंकि ए वाला जो पार्टनर है ये ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, और इन्होंने देखा कि जो सी वाला है वो कम काम कर रहा है, तो इनके बीच में लगा इनको, तो इन्होंने सोचा कि नहीं यार, अब प्रॉफिट को हम बराबर नहीं बांटेंगे, बल्कि ज्यादा जो है ए वाला पार्टनर जो है वो ज्यादा लेगा, फिर बी वाला लेगा, फिर उससे भी कम जो प्रॉफिट होगा वो सी वाला लेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब भी अब क्योंकि रेशो चेंज हुआ मतलब एग्रीमेंट में बदलाव आए, सो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन होना। दूसरा देखिए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और पार्टनर। देखो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, यदि ये अभी 3 पार्टनर हैं, फिलहाल अभी 3 पार्टनर है, लेकिन यदि मैं कहूं कि भाई अब एक नया पार्टनर और आ रहा है, डी और शामिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब इसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, ये भी अब कैपिटल लेकर के आएगा, ये भी अपनी कुछ गुडविल लेकर के आएगा। तो अब फिर से क्या होगा, एग्रीमेंट में बदलाव आएगा, क्योंकि अभी तक का एग्रीमेंट इन तीनों के बीच में था, अब लेकिन जो नया एग्रीमेंट बनेगा उसमें डी को भी शामिल किया जाएगा। तो हुआ ना, एग्रीमेंट चेंज हुआ, तो ये जो चेंज हो रहा है एग्रीमेंट किसी नए पार्टनर के आने की वजह से, इसे भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करते हैं। तीसरा देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और पार्टनर। सेम अब ऐसे ही देखिए, मान लीजिए अब ये 4 पार्टनर हो गए थे, अब क्या हो रहा है, ये 4 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में अपना चारों का कुछ एग्रीमेंट है, कुछ पार्टनरशिप डीड है। अब मान लो किसी कारण की वजह से यदि बी जो है वो रिटायर हो रहा है, बी जो है वो जा रहा है, रिटायर होना मतलब छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो अब यदि वो छोड़ के जा रहा है तो बेटा अब ये एग्रीमेंट तो चारों के बीच में था, अब क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो अब क्या होगा, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो जा रहा है तो वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। किन के बीच में बनेगा, ए, सी और डी।
इन तीनों के बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो हुआ ना, फिर से चीजें चेंज हुई, तो ये जो चेंज है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। नाउ डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेम वैसे ही जैसे रिटायरमेंट होता है, हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, उस केस में भी एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। देन लास्ट है अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। नाउ ये एक नया स्टेटमेंट आपको सुनने में आया होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन? एनी आइडिया, एनी गेस? अमालगमेशन क्या होता है बेटा? देखो सिंपल सी बात है, जब भी दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है, मतलब ये एक अलग पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है और ये एक अलग पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, दोनों अलग हैं, जब ये दोनों मिल के एक नई कंपनी या एक नया पार्टनरशिप का काम करेंगे तो उसको हम बोलते हैं अमालगमेशन होना। आया समझ में? नहीं आया तो देखो फिर से समझो। मान लीजिए दो अलग अलग फर्म थी, सपोज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, और ये दोनों पार्टनरशिप की फर्म है, मतलब ये दोनों ही पार्टनरशिप से चल रही हैं, ये भी पार्टनरशिप से चल रही है, ये भी, मतलब यहाँ पे भी कोई पार्टनर्स है जो इस कंपनी को चला रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ पार्टनर्स हैं जो इस फर्म को, नॉट कंपनी, जो इस पर्टिकुलर फर्म को चला रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों मिलके एक नया रूप ले रही है, मतलब अब ये दोनों ए अलग थी, बी अलग थी, अब ये दोनों मिलके ए बी लिमिटेड हो गई, मतलब दो कंपनी या दो फर्म मिल करके यदि एक तीसरी नई फर्म को ओपन करती है तो उसको हम बोलते हैं अमालगमेशन। क्लियर? कौन सी कंडीशन है ये? अमालगमेशन होना। तो जब दो पर्टिकुलर, अब देखो अब यहाँ पे भी बात वही आ गई, इनका ये वाली जो फर्म थी, इनके जितने भी पार्टनर्स थे उनका अपना एक एग्रीमेंट था। सेम सिमिलरली वैसे ही जो ये वाली कंपनी थी या जो ये वाली फर्म थी, ये कंपनी नहीं फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, ऑलराइट। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म ये वाली थी, इसके भी अपने अलग पार्टनर्स थे और उनका अपना अलग एग्रीमेंट था। तो मतलब यहाँ के पार्टनर्स और यहाँ के पार्टनर्स का अपना अपना अलग एग्रीमेंट था। क्योंकि अब ये मर्ज हो रही है, मतलब अमालगमेशन हो रहा है, तो अब इनका नया एग्रीमेंट बन जाएगा। तो हुआ कि नहीं एग्रीमेंट चेंज? पुराना एग्रीमेंट चेंज होके नया एग्रीमेंट बन गया। पार्टनर वही है, ये जहाँ जो पार्टनर यहाँ थे, जो पार्टनर यहाँ थे, वो अब यहाँ पे आके पार्टनर्स बन गए, राइट। तो पार्टनर तो वही है लेकिन एग्रीमेंट पहले अलग अलग थे, अब मिलकर के एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट का चेंज होना इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? तो बेटा ये कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एडजस्टमेंट व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। अब देखिए मेरी बात एक और सुन लीजिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, देखो मैं इसको एक मिनट रब कर देती हूँ, ये जो बेटा जितने भी स्टार्टिंग के आपके पॉइंट्स हैं 1 से लेके यहाँ तक टोटल 4 तक आपके डिफरेंट चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। ये जो चैप्टर चल रहा है ना 3 वाला, वो पूरा इस पर बेस्ड है। 3 वाला चैप्टर पूरा ये है। अगला जो चैप्टर रहेगा बेटा वो एडमिशन रहेगा, उसके बाद का जो चैप्टर रहेगा बेटा वो रिटायरमेंट रहेगा, एंड देन उसके बाद का जो रहेगा वो डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर रहेगा। तो ये जो भी चीजें हमको, जो ये पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर वाइज हमको पूरे पढ़ने हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि जब पार्टनर्स के बीच में यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हमें करना होता है। कहने में तो आसान लग रहा है कि हाँ पार्टनर्स के बीच में जो रेशो है वो बदल गया, तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, ठीक है, कहने में आसान है। पर जब भी चीजें बदलती हैं तो बेटा बहुत सारी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे अकाउंटिंग वर्क करने पड़ते हैं। तो वो क्या क्या अकाउंटिंग करनी है वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया, पहला पॉइंट है कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स में बदलता है, चेंज होता है, तो क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ती है। कहने में आसान लग रहा है कि हाँ क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो बदल रहा है, इतनी आसानी से नहीं बदल जाता। आप बदल तो दोगे लेकिन फिर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजों को चेंज करना रहेगा, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपको अकाउंट्स में करनी पड़ेगी। क्लियर? वो कौन कौन सी चीजें, अब हम उनको एक एक करके समझेंगे, राइट। तो बेटा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स में बदलता है तो काफी सारे एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। द इशू दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर। तो बेटा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स में बदलेगा तो इन सभी चीजों से आपको गुजरना होगा, इन सभी चीजों का आपको एडजस्टमेंट करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर वन क्या है?
डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है ना। सबसे पहला आपका काम है कि आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो ढूंढना पड़ेगा। अब ये क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी, क्योंकि आज का टॉपिक ये है तो इसको हम डिटेल में अभी कवर करेंगे, ठीक है आगे। फिर सेकंड है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। फिर आपको गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। गुडविल मतलब राइट, गुडविल दो तरीके से आएंगी। पहले आपकी आएगी जो ऑलरेडी बुक्स में है, जो ऑलरेडी बुक्स में आपकी गुडविल दी हुई है। दूसरी गुडविल या तो कोई पार्टनर लेके आता है, वो हालांकि हम एडमिशन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है, और जब रिटायरमेंट होगा उसके टाइम पे देखेंगे, राइट। तो वो गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसका अकाउंटिंग करनी है, वो हमको इस चैप्टर में सीखना है। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में हम ये टॉपिक, इस देखो इस पर्टिकुलर ये वाली जो क्लास है ना, ये सभी अलग अलग टॉपिक्स हैं बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर के, आप एक तरीके से ये मान सकते हो। इसे तो हम आज ही कवर करेंगे, इसको अगले इसमें कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब डिटेल में आपको समझाने पड़ेंगे, एक वीडियो में नहीं समझा पाऊंगी मैं, ठीक है। चलो अगला है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जो भी आपके पहले से रिजर्व बने रखे हैं, पहले से जो पैसा आपने रिजर्व में रख के रखा है उसका भी ट्रीटमेंट करना है। देन जो आपका प्रॉफिट है या जो लॉस है जो अभी तक नहीं बटा पार्टनर्स में, आपको पता है हर प्रॉफिट हर लॉस जो भी होगा पार्टनर्स में बटेगा, राइट। तो यदि ऐसा कोई प्रॉफिट है जो अभी तक नहीं बटा, अब उसको आपको बांटना है, क्योंकि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हो ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलने से पहले जो भी प्रॉफिट था अभी तक नहीं बदला, अभी तक नहीं बांटा, पहले आप उसको बांटोगे, फिर आपका रेशो बदलेगा। समझ में आया? क्लियर, राइट, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आपके पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, ठीक है। आपके पार्टनर्स हैं, इनके बीच का पहले रेशो था, मान लो 3 पार्टनर्स है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, आपके 3 पार्टनर्स हैं, दैट इज ए, बी एंड सी। 3 पार्टनर्स है, तीनों के बीच का पहले रेशो बराबर था, मतलब 1:1:1, जो भी प्रॉफिट होगा तीनों बराबर बांटेंगे। अब आपने सोचा कि अब हम इस रेशो को चेंज करेंगे, अब हम इस रेशो को चेंज करेंगे और अब 1:1:1 में ना करके 2:3:1 इस रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो ये चेंज हो रहा है, राइट। अब देखो, अब इसके चेंज होने से क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें मतलब जब रेशो चेंज होगा उससे पहले ही आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट कर लेने होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का जो भी आपकी बुक्स में गुडविल है उसका आपको ट्रीटमेंट करना रहेगा। उसके बाद आपके जो रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट है या जो भी आपके लॉसेज है जो अभी तक नहीं बांटे आपने, अब आप उनको बांटोगे। मतलब अगर ऐसा कोई प्रॉफिट था, मान लो 10,000 का एक ऐसा प्रॉफिट था जिसको अभी तक हमने तीनों में नहीं बांटा था, 10,000 का ऐसा प्रॉफिट था जो अभी तक तीनों में नहीं बटा था, तो अब आप पहले इसको बराबर बराबर बांटो। पहले पुराने रेशो, जो भी पुराना रेशो था उसमें बांटो, जब बट जाएगा सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद आप इस रेशो में आओगे, ठीक है। तो रेशो चेंज होने से पहले अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है बेटा जो अभी तक नहीं बटा, पहले उसको बांटो। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो, दिस इज ओल्ड रेशो, ये इनका पुराना रेशो था, अब रेशो चेंज कर रहे हैं तो ये इनका न्यू रेशो है। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यदि ऐसा प्रॉफिट था जो अभी तक नहीं बटा तो पहले उसको पुराने रेशो में बांट दो, उसके बाद फिर आप न्यू रेशो पे आओ। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब आपके फर्म के जितने भी एसेट हैं और जितनी भी लाइबिलिटी हैं उनकी वापस से वैल्यू को आपको देखना है कि कहीं कोई एसेट की वैल्यू चेंज तो नहीं हो गई, कहीं कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जिसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन आया हो। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, जिसके लिए हम एक अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल तीनों पार्टनर लेके आते हैं उसमें यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हो, कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी हम करते हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये आपको केवल चैप्टर नंबर 3 में नहीं पढ़ना, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 तीनों में पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में कवर कराऊंगी। आज हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो को डिटेल में पढ़ रहे हैं, इन सबको आने वाले क्लासेस में डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि बेटा ये सब टॉपिक थर्ड चैप्टर में भी पढ़ना है, फोर्थ में मतलब एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ तक,
पूरे चैप्टर्स में आपको ये सब कुछ काम आएगा। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इधर से एग्जाम में 2 से 3 सवाल 100% पक्के हैं, बिल्कुल आते ही हैं। हर 4 चैप्टर से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको इन सभी चैप्टर में पढ़ना है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा हर बार आता है, डेफिनेटली आता है, 100% आता है। क्लियर? ठीक है, चलो तो मैंने बोला आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को हम कवर अप करेंगे। इज इट क्लियर? इन सबको फिर आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। आ जाओ तो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ये क्या कह रहा है देखो, समझो। Change in profit sharing ratio means profit share of one or more partner decreases while that of other partner increases। सिंपल सी यही तो बात है। कैसी बात है देखो, समझो, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, चलो हम एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर्स हैं। मान के चलो कि जो फर्म है उसका प्रॉफिट होता है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि उसका प्रॉफिट होता है 30 रुपए। एक फर्म है जिसने 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लो वो बराबर बराबर बांटने का है। ठीक है, वो कैसा है कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम बराबर बराबर बांटेंगे। सपोज अगर 30 रुपए है तो मतलब बराबर बराबर मतलब 10 रुपए ये रखेगा, 10 रुपए ये रखेगा, 10 रुपए ये रखेगा। ये इनका पुराना रेशो है, बराबर बराबर बांटना है, 1:1:1 के रेशो में बांटना है। मान लो अगर 30 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ तो 10-10 रुपए सबको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अब ये क्या चाह रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना। अब ये चाह रहे हैं कि नहीं यार, प्रॉफिट रेशो को बदल देते हैं। तो मान लो अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद ऐसा हुआ कि मान लो इसको, ये जो ए वाला पार्टनर है, इसका हम मान के चले इसका एज इट इज ही है, या फिर ऐसे मान के चलो कि चेंज, जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदला तो अब ये जो 30 रुपए का जो प्रॉफिट है, अब जो 30 रुपए का प्रॉफिट है वो किस तरीके से मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा, तो देखिए वो इस तरीके से मिलेगा कि मान लो अब इसको 10 ना मिल करके 5 रुपीज मिल रहा है, इसको भी 10 ना मिल करके 5 मिल रहा है, और इसको इन दोनों के जो 5 रुपीज जो डिक्रीज हो गए वो इसको मिले, मतलब इसको 10 और मिल गए। आया समझ? नहीं आया? फिर से सुनो, देखो मैं क्या बोला कि इसको पहले 10 मिलते थे, इसको भी 10 मिले, इसको भी 10 मिले, 30 रुपए के प्रॉफिट में तीनों को 10-10 रुपए मिल गए। ठीक है, अब हुआ क्या, इसके जो 10 प्रॉफिट थे उसमें 5 रुपए मान लो माइनस हो गए, इसके जो 10 का प्रॉफिट इसको पहले मिलता था उसमें 5 माइनस हो गए। ठीक है, तो अब इसके कितने हो गए, अगर 10 में से 5 तो मतलब अब इसको 5 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट में, इसको भी 5 मिलेंगे। तो इन दोनों के जो माइनस हुए हैं 5 वो इसके पास जाके ऐड हो गए, तो मतलब अब इसको 20 रुपए प्रॉफिट का मिलेगा। कहानी समझ में आई? बहुत ही इजी लैंग्वेज में बस आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो गाइस आपने यहाँ पे क्या समझा कि पहले तीनों को बराबर मिल रहे थे, अब तीनों को ये मिल रहे हैं। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये इनका क्या था, ये इनका क्या था, ये इनका ओल्ड शेयर था। पहले ये इस पर्टिकुलर शेयर को लेते थे, और अब इनका ये क्या हो गया, न्यू शेयर हो गया। ये न्यू शेयर हो गया, वही 30 रुपए के प्रॉफिट में, यही 30 रुपए का क्या है, इनका प्रॉफिट है। ठीक है, 30 रुपए के प्रॉफिट में पहले ये पुराना शेयर इनका 10-10 रुपए बनता था, क्योंकि ये बराबर बांटते थे। अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदल दिया तो क्या हुआ, इसको जो 10 मिलते थे उसमें से अब इसको 10 नहीं मिल रहा है, उसमें से इसके 5 कट गए, इसके भी 5 कट गए। तो इन दोनों के जो 5 और 5 जो इन दोनों के माइनस हुए हैं वो किसके पास जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। तो इसके 5 इसके 5 कुल मिला के टोटल 10 रुपए। वो 10 रुपए जो इन दोनों के शेयर में से जो कम हुए हैं वो इसके पास आकर के ऐड हो गए। ठीक है, तो अब इनका न्यू शेयर क्या बन गया, इसके शेयर में से 5 चले गए तो अब इसको केवल 5 मिलेंगे, इसको भी केवल 5, और इसको अब इन दोनों ने जो कम किया वो इसको आकर के मिल गया, तो अब इसको 20 रुपए मिलेगा। तो इनका न्यू शेयर अब ये हो गया। समझ में आया? तो अब आपने यहाँ से क्या देखा, यहाँ पे आपने बेटा ये देखा है कि जिसको 10 मिल रहे थे उसको अब 5 मिल रहे हैं। ठीक है, ये 2 पार्टनर बेचारे ऐसे हैं जिनको पहले 10 रुपए का शेयर मिलता था, या प्रॉफिट में जिनको 10 रुपए मिलता था, अब उनको प्रॉफिट में केवल 5 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका प्रॉफिट का जो शेयर था वो घट गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसका भी कम हो गया और इसका भी कम हो गया, राइट। और यहाँ पे देखो इसको 10 रुपए मिलते थे पहले, अब इसको प्रॉफिट में 20 रुपए मिल रहा है।
है ना, इसका मतलब इसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया, राइट। तो गाइज जिस पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया, पहले 10 मिल रहे थे, अब इनको केवल 5 मिल रहे हैं। 30 रुपए के प्रॉफिट में इनको पहले 10-10 रुपए मिलता था, और लेकिन अब इनको उसी 30 रुपए के प्रॉफिट में इनको 5-5 मिल रहा है, और इसको 30 रुपए के प्रॉफिट में पहले 10 मिलता था और अब 30 रुपए के प्रॉफिट में इसको 20 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब बेटा जिसका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्टनर को क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उस पर्टिकुलर पार्टनर को बेटा हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जिस पार्टनर का शेयर बढ़ गया है, उसने क्या करा, कुछ हासिल कर लिया ना, तो उसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। इज दिस क्लियर टू यू? क्या ये कहानी समझ में आ गई? मैं चाह रही हूं कि आपको इजी लैंग्वेज में बस चीजें दिमाग में आपकी एक बार चली जाए, क्योंकि यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश करी कि बेटा जिस पार्टनर का शेयर कम हो गया, बेचारे ने सेक्रीफाइस कर लिया, है ना, कम हो गया, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, बेचारे ने थोड़े में ही खुश हो गया। अपन अपनी जिंदगी में भी ऐसे होता है ना, कभी कभी अपन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे 2000 की ड्रेस खरीदनी थी पर 1000 की ड्रेस ही खरीद पाई, क्यों, सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है। नहीं थे मेरे पास 2000 रुपए तो मैंने 1000 की ड्रेस खरीद ली, तो ये क्या किया, मैंने सेक्रीफाइस किया, है ना। तो अब इनका शेयर क्योंकि कम हो गया, बेचारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन गए, और जिसका शेयर बढ़ गया उसको तो मिल गया। मान लो 2000 की ड्रेस लेने गई थी तो मैं 5000 की लेकर आ गई, तो मेरे को एक्स्ट्रा गेन हो गया, ठीक है। तो जिसको एक्स्ट्रा मिला वो गेनिंग पार्टनर हो गया। समझ में आ गया? अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते तो क्या गेनिंग पार्टनर का शेयर बढ़ पाता? बताओ, नहीं बढ़ता ना। अगर ये दोनों अपने अपने शेयर में से 5-5 रुपए कम नहीं करते तो क्या इसके में 10 ऐड हो पाते? नहीं हो पाते, है ना। तो एक बात याद रखना, गेनिंग पार्टनर जो होता है उसका शेयर जब ही बढ़ता है जब ये दोनों अपना जो शेयर है उसमें सेक्रीफाइस करते हैं। तो इन दोनों के सेक्रीफाइस की वजह से ही जो गेनिंग पार्टनर है उसका शेयर बढ़ पाता है ना। अगर ये दोनों 5-5 नहीं माइनस करते तो क्या इसको 10 और मिल पाते? नहीं मिल पाते। तो जस्ट बिकॉज इन दोनों ने अपने शेयर को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इसी कारण से इसको गेन हो पाया। बहुत क्लियर है ये बात, बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैंने बताया, समझ में आ गई, दिमाग में फिट हो गई, राइट। तो याद रखना, हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, जिसकी वजह से गेनिंग पार्टनर के शेयर में गेन हो जाता है। इसलिए उसका जो शेयर होता है वो बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों अपने शेयर को कम कर देते हैं। यदि ये कम नहीं करते तो इसको कहाँ से मिलता? नहीं मिलता। क्लियर? समझ में आ गई? कहानी क्लियर है? तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और ये गेनिंग पार्टनर है। अब देखो, ये तो मैंने आपको नंबर से बताया, ये सब रेशो में होता है, ठीक है। ये सब रेशो में होता है। जैसे कि पहले इनका रेशो बराबर था 1:1:1, अब इनका रेशो चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें नंबर्स में नहीं बेटा, रेशो में होती हैं, राइट। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, जिस रेशो में ये कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर रेशो में, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिस रेशो में अपने शेयर को कम कर देता है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं, और गेनिंग पार्टनर को जिस रेशो में प्रॉफिट गेन होता है उसको हम गेनिंग रेशो कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इनका पहले ये शेयर था, अब ये इनका शेयर हो गया, पहले 10-10 रुपए मिल रहा था, 5-5 मिल रहा है इनको। तो इनका जिस रेशो में चेंज हुआ, मतलब जिस रेशो से ये लोगों ने सेक्रीफाइस किया, मैंने तो यहाँ पे नंबर्स में बताया कि चलो 10 से 5 में आ गए, छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आपको इजी करने के लिए मैंने नंबर्स में बताया। ये सब होता काय में है? रेशो में होता है। इनके रेशो में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो जिस रेशो में ये शेयर कम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रेशो दिया रहता है, तो जिस रेशो में कम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, और जिस रेशो में इसका शेयर इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं बेटा गेनिंग रेशो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ, क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, राइट। तो देखो, अभी हमने यही पढ़ा कि चेंज इन प्रॉफिट, तो बेटा ये जो हमने पढ़ा ना, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो हमने पढ़ा इसी को हम चेंज कहते हैं। यही तो चेंज है कि एक पार्टनर कम कर रहा है या दो पार्टनर, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो कुछ पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, जिसकी वजह से किसी पार्टनर का शेयर को
इंक्रीमेंट मिलता है या किसी पार्टनर के शेयर में इंक्रीज होता है, यही चेंज कहलाता है। यही तो चेंज है कि किसी का कम होना, किसी का बढ़ना, यही चेंज होता है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे तो यही होगा, किसी का शेयर घट जाएगा, किसी का शेयर बढ़ जाएगा। क्लियर, राइट। चलो अब इसको पढ़े हम। यही हमने देखा, राइट। तो देखो यही हमने लिखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट का शेयर था किसी पार्टनर का वो डिक्रीज हो गया, ए और बी का कम हो गया था, हमने अभी एग्जांपल में देखा, while that of other partner increase, और जो सी आखिरी वाले पार्टनर था उसका शेयर बढ़ गया। यही तो चेंज है कि किसी का शेयर कम हो रहा है, किसी का शेयर बढ़ रहा है। तो यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना कहलाता है ना। अब इसमें सबसे पहला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या हो गया अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मैंने अभी बताया, वो पार्टनर जो अपने शेयर में क्या हो, जिसका शेयर कम हो रहा है और जिस रेशो में कम हो रहा है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। समझ में आ गया? ये सब मत पढ़ो, मैंने जो आपको एग्जांपल से बताया वो चीज क्लियर हो गई, तो अब आप उससे खुद ही डेफिनेशन मुझे दे सकते हो, आपको ये रीड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसी से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो? तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो वो होता है जब कोई पार्टनर का शेयर कम होता है और जिस रेशो में उसका शेयर कम हो रहा है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। सिंपल, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पढ़ ले हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर, एक पार्टनर हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। वो जो पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, ऑफ द फर्म सैक्रिफाइस कर रहे हैं या फिर फॉरगो देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। जब एक पार्टनर अपने प्रॉफिट में शेयर को कम कर देता है जिससे दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिल जाए या उसको ज्यादा शेयर मिल जाए, राइट। देखो यहाँ पे हमने वही देखा कि ये पार्टनर अपने शेयर को कम कर रहे हैं जिससे इन्होंने जितना कम करा उतना इसको मिल गया, इन्होंने 5-5 कम करा तो दोनों का मिला के 10 जो था वो इसको मिल गया, राइट। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ लिखी है कि जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर में सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर के लिए, ताकि उसका शेयर बढ़ जाए, ठीक है। फिर सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो बेटा सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम पता कैसे करें कि किसी भी पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा? उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सुंदर सा दिया हुआ है कि यदि आपको सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर निकालना है देन व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको लेना होगा पुराना शेयर माइनस न्यू शेयर। पुराना जो शेयर था उसमें से नया शेयर माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पार्टनर ने कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। अब देखो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या बोला, ये इनका ओल्ड शेयर है, ये इनका ओल्ड शेयर है, ये इनका न्यू शेयर है। मैंने कहा कि मुझे ए का बताओ, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो फिर फॉर्मूला क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ये गेनिंग रेशो है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो ना, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो तो जो पुराना है उसमें से नए वाले को ओल्ड में से न्यू को आप माइनस कर दोगे तो पुराना 10 था, ठीक है, पुराना 10 था माइनस नया कितना है, 5 है, नया 5 है, माइनस करो कितना हो गया 5। तो मतलब इसने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा, 5 रुपए सेक्रीफाइस किया। दिख ही रहा है वो तो हमने, ये तो खैर मैंने एग्जांपल दिया, बट क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया रहेगा, रेशो में दी रहेगी चीजें, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप पुराने में से नए को माइनस करोगे तो जो वैल्यू है वो सेक्रीफाइस है, मतलब इसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया। क्लियर है, समझ में आया? ओके। तो जब भी सेक्रीफाइस निकालना होगा किसी पार्टनर ने कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया तो पुराने में से जो नया है उसको माइनस कर दो। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखें, अभी एक ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। हालांकि इजी है बट फिर भी एक ट्रिक आपको शेयर करूंगी मैं। नाउ गेनिंग रेशो क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट। मतलब जब भी, अब देखो यहाँ डेफिनेशन मत पढ़ो, अभी एग्जाम्पल दिया ना उससे डेफिनेशन को बनाओ। तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि जब भी कोई पार्टनर के प्रॉफिट में जो शेयर है वो बढ़ जाता है, क्या होता है, प्रॉफिट में जब भी किसी पार्टनर का शेयर यदि बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि किसी और पार्टनर ने कम किया है शेयर या सेक्रीफाइस किया है। और जिस रेशो में किसी भी पार्टनर का शेयर यदि बढ़ता है तो उस रेशो को हम गेनिंग रेशो कहते हैं। समझ आया, नहीं आया, फिर से समझो। देखो जब भी किसी पार्टनर अपने पर्टिकुलर प्रॉफिट के शेयर में उसका यदि इंक्रीज हो रहा है,
है ना। किसी भी पार्टनर के प्रॉफिट में यदि इंक्रीमेंट आ रहा है तो जिस रेशो में उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उसको वो गेनिंग रेशो कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन प्रॉफिट शेयर। क्या कर रहे हैं, एक या एक से ज्यादा पार्टनर जो है वो प्रॉफिट में जो शेयर है वो उनका गेन हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड प्रॉफिट शेयर बाय वन और मोर अदर पार्टनर। क्यों हो रहा है उनका शेयर इंक्रीज, क्योंकि किसी और पार्टनर ने अपना शेयर डिक्रीज करा, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट में शेयर इंक्रीज हो गया, राइट। किसी और पार्टनर ने प्रॉफिट में सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से किसी पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में बढ़ गया, और जिस रेशो में बढ़ा उसको हम कहते हैं गेनिंग रेशो। क्लियर। नाउ गेन प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको निकालना है कि किसने कितना गेन करा तो आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयर में से ओल्ड माइनस कर दो, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो। देखो अगर हम यहाँ पे देखें इसका गेनिंग, अब इसने गेन करा है, मैं बोल रही हूँ कि सी ने कितना गेन करा है मुझे बताओ, तो नए में से पुराना माइनस कर दो। नया कितना है, न्यू शेयर इसका 20 है, न्यू शेयर इसका 20 है, उसमें से पुराना माइनस करना है, पुराना इसका 10 है, तो मतलब इसने कितना गेन करा, इसने 10 रुपए और गेन करा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। बस बात इतनी है कि ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल से, नंबर से बताया, ये सब हम रेशो में करेंगे, ठीक है। लेकिन कहानी यही है, फॉर्मूला यही है बेटा, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। बस अब ये सारी चीजों को हम रेशोज में कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर, बताओ जल्दी से, कहानी समझ आ गई। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आगे देखो, गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर इन द गेनिंग रेशो फॉर टेकिंग प्रॉफिट शेयर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हालांकि इसको जो डिटेल है ये पूरा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में आपका आएगा, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको और समझ लो कि देखो, अच्छा पहले तो मैं ट्रिक बताऊं कि फॉर्मूला याद कैसे रखना है, फिर इस टॉपिक को लेकर आएंगे हम। तो गाइस देखिए, फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो का और गेनिंग रेशो का। तो देखो इसको आप ऐसे याद रखना, SON सन, SON सन और GNO, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। SON सन एंड GNO, क्लियर। तो सन और GNO से आपको याद रखना है। सन मतलब सेक्रीफाइसिंग जो आपका शेयर है, यदि वो निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो या ओल्ड जो शेयर था माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो यदि आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है तो क्या करना होगा, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करना होगा। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, यदि आपको गेनिंग शेयर निकालना है तो क्या करो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। तो यदि न्यू ओल्ड कब क्या कर रहे हैं भूल रहे हो तो ऐसे याद रखो, SON सन एंड GNO, सन एंड GNO, बस ऐसे याद रख लेना। क्लियर। चलो अब हम वो लास्ट वाली लाइन को समझते हैं। लास्ट वाली लाइन क्या कह रही थी कि देखो, हाँ, गेनिंग पार्टनर और पार्टनर, गेनिंग पार्टनर और पार्टनर कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, इन द रेशो फॉर टेकिंग प्रॉफिट शेयर। देखो मैं आपको इन द गेनिंग रेशो फॉर टेकिंग प्रॉफिट शेयर, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे समझो, क्योंकि अब आप मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल इंसानियत वाली बात है, इंसानियत वाली मतलब बिल्कुल ह्यूमैनिटी वाली बात है। क्या, देखो कैसे गेन हुआ, इस पर्टिकुलर पार्टनर को इसका शेयर 10 था, 10 से लेके 20 पे आ गया। क्यों आया, ऐसे ही थोड़ी ना आ गया, इन दोनों ने बेचारों ने, ए और बी ने बेचारों ने सेक्रीफाइस करा है, इन दोनों ने अपने अपने शेयर को कम करा है, जब जाके इसको शेयर में इंक्रीज हुआ है। तो इंसानियत वाली बात है कि यदि किसी और की वजह से आपका यदि प्रॉफिट में शेयर बढ़ रहा है तो आपको उसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, रिटर्न में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर किसी दूसरे के शेयर को कम किया उसके बाद आपका शेयर बढ़ा, समझ रहे हो आप, यदि मान लो आप ही हो ये, ठीक है, ये जो सी वाला पार्टनर है ये आप हो, आपको तो गेन हुआ, आपका तो जो 10 रुपए शेयर था वो और बढ़ गया, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा, किसकी वजह से, ऐसे जादू में ऐसे हवा में थोड़ी ना बढ़ गया, किसी ने सेक्रीफाइस करा जब जाके आपको मिला। तो ये इंसानियत वाली बात है कि अब आपको उसको कुछ बदले में देना पड़ेगा, है ना, बदले में कुछ देना पड़ेगा।
तो बेटा यही कॉन्सेप्ट होता है गुडविल का, ठीक है। यहीं से फिर गुडविल का कॉन्सेप्ट लग जाता है, जिसको हम हालांकि अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के सवाल भी करेंगे। तो नॉर्मली सी बात है कि यहाँ पे आप जो गेनिंग रेशो निकालते हो ना, कि इसने किस रेशो में गेन करा, मैंने बोला ना इसने जो प्रॉफिट में शेयर गेन करा वो जिस रेशो में करता है वो गेनिंग रेशो होता है। तो जब भी जो भी पार्टनर गेन करता है वो क्या करता है, जो गुडविल होती है उसको एज अ कंपनसेशन पे करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। देखो फिर से समझने की कोशिश करना, यहां पे बताती हूं मैं। जो आपका गेनिंग पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर, अब भाई क्योंकि उसका शेयर इंक्रीज हुआ है तो ये उसकी जवाबदारी बनती है कि वो अब क्या करे, सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है या पार्टनर्स, हो सकता है एक पार्टनर हो, दो पार्टनर हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर क्योंकि इसका शेयर बढ़ा तो अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिनका शेयर कम हो गया, इनका शेयर कम हुआ तभी तो इसको मिला, ठीक है। तो अब इसकी बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब इसका क्योंकि शेयर बढ़ा है इन लोगों की वजह से, तो अब ये इसको क्या करेगा, कंपनसेशन पे करेगा। कंपनसेशन पे करेगा, कंपनसेशन मतलब कुछ अमाउंट पे करेगा। वो अमाउंट क्या होगा, गुडविल का अमाउंट होगा। जो गुडविल दी हुई रहती है हमको, उस गुडविल में कंपनसेशन पे करेगा ये, और उसको हम या तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं या गुडविल, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, ठीक है। तो अब ये वाला पार्टनर इनको क्या पे करेगा, गुडविल का एक अमाउंट पे करेगा एज अ कंपनसेशन, ठीक है। अब वो अमाउंट कितना पे करेगा, तो जो भी गुडविल रहेगी, बेसिकली जो भी गुडविल रहेगी उसको गेनिंग रेशो में पे करेगा। गेनिंग रेशो में ये इनको देगा, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो जो भी गेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशो निकल के आएगा, उस पर्टिकुलर गेनिंग रेशो में क्या करेंगे, ये गुडविल का अमाउंट निकालेंगे और उस गुडविल के अमाउंट को एज अ कंपनसेशन पे करते हैं गेनिंग रेशो में, किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। समझ में आ गया, क्लियर, राइट। तो हालांकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आज मेरे को आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो समझाना था और रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देना था। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हम लोग अगली वाली क्लास में कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, जिसमें कुछ भी नहीं है कि अब जो गेनिंग पार्टनर है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता है, अमाउंट जो है गुडविल का पे करता है एज अ कंपनसेशन, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि इन बेचारों ने सेक्रीफाइस किया जब जाके इसको मिला। तो गुडविल का एक अमाउंट इनको पे करेगा, किस रेशो में करेगा, गेनिंग रेशो में। क्लियर, वही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग रेशो में फॉर टेकिंग देयर शेयर, ठीक है। इसने क्या किया है, इन लोगों से शेयर लिया है तभी इसको गेन हो पाया है। तो इन्होंने क्योंकि सेक्रीफाइस किया है इसलिए ये कंपनसेशन पे करेगा, गुडविल का एक अमाउंट देगा, गेनिंग रेशो में देगा। इसलिए यहाँ पर हम दोनों चीजें निकालते हैं। तो ये जो पे करेगा बेटा वो गेनिंग रेशो में पे करेगा, और इनको जो शेयर मिलेगा, ये इनको जो कंपनसेशन मिलेगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलता है, ठीक है। तो जो ये पे करेगा वो गेनिंग रेशो में पे करेगा, इनको जो मिलेगा कंपनसेशन, ठीक है, ये कंपनसेशन पे कर रहा है और इनको कंपनसेशन मिल रहा है। इस तरीके से भी देख लो कि ये क्या कर रहा है, कंपनसेशन दे रहा है, किस रेशो में दे रहा है, गेनिंग रेशो में देगा, और इनको जो कंपनसेशन मिलेगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा। इसीलिए जरूरी होता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना, ताकि आप ये पता लगा सको कि गुडविल एज अ कंपनसेशन कितने रेशो में देनी है। ये गेनिंग रेशो में देगा उनको और इनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा। क्लियर, इसको डिटेल में कवर करेंगे अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ। सो गाइज, होपफुली आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें थी जो आज हमको समझनी थी, मुझे आपको डिटेल में बतानी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्लास पसंद आई है तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, राइट। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।